हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी सेक्शन को जनन स्वास्थ्य एवं रोग टॉपिक को लेकर चल रहे थे। और उसमें मैं आपको जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने अगले टॉपिक में जस्ट इसके पहले वाले क्लास में मलेरिया रोग का चर्चा कर रहा था ना। तब उसी मलेरिया रोग को आगे बढ़ाएंगे और आज रोग को पूर्णतः क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और रोग जब ख़त्म हो जाएगा, इसके पास देखेंगे कि हमारे शरीर में क्या ये जो रोग प्रवेश कर रहे हैं, क्या इनसे लड़ने के लिए हमारे पास कोई प्रतिरक्षा है कि नहीं, तंत्र है कि नहीं। प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? जो रोगों को लड़ने से क्या करे, रोगों से बचाए हमें। और जो रोगों से लड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। जैसे हमारे देश में क्या होती है, आर्मी होती है, जो हमको बाहरी दुश्मनों से क्या करता है, बचाता है। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी कुछ आर्मी है जो क्या करते हैं, शरीर के बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु जो भी प्रवेश करते हैं, उन सभी को लड़ने से क्या करता है बच्चे, बचाता है। तो देखिएगा, कल हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे बेटा, मलेरिया ना। तो आइए थोड़ा सा एक बार विवरण फटाफट ले लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं ना बच्चे। तो आइए बच्चे, आप लोग जो भी कल नहीं आए थे तो कोई बात नहीं, आज शुरू से बनाएंगे और डालेंगे। मलेरिया रोग क्या डालेंगे बच्चे, मलेरिया रोग डालेंगे ना। आइए तो देखते हैं कि मलेरिया रोग से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अब इसके अलावा और अदर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। देखो प्यारे, अगर मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया की सबसे बड़ी खास पॉइंट मैंने आपको समझाया था बेटा। क्या समझाया था मलेरिया के बारे में? यहाँ से आप वहाँ बड़ी चीज़ दिखाई देगा, यहाँ से दिख नहीं पाएंगे आपको, चलेगा। अगर बात नहीं करेंगे, अगर मलेरिया रोग कहेंगे बेटा, तो ये मैंने आपसे बताया था, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअस होता है ना। पीछे बढ़ जाइए, एकदम पीछे वहाँ जाके बैठ जाइए आप लोग, ध्यान देना बच्चे। तो हमने आपसे बताया था यह प्लाज्मोडियम ना बच्चे, प्लाज्मोडियम बात नहीं करी पहले, यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है ना। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअस होता है बेटा, मतलब ये प्रोटोजोआ है, यही प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो उसे कौन सी रोग होती है, मलेरिया रोग होती है। दूसरी बात ये होता है कि प्लाज्मोडियम को लेके जाता कौन है शरीर में। अगर प्लाज्मोडियम को पूरे लेके कौन जाएगा बेटा, जिसको बोलते हैं वाहक। वाहक का अभिप्राय ही होता है कि जो हमारे शरीर में किसी चीज को क्या करे, पहुंचा दे। तो जो हमारे शरीर में किसी चीज को पहुंचा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वाहक। तो ध्यान देना, बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी आप लोग वाहक। तो वाहक किसे कहते हैं बेटा, कौन सा इसका वाहक होता है, इसका नाम है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर, क्या बोलते हैं बेटा, तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है ना, वही हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, मलेरिया को क्या करता है, पहुंचाता है ना। ये मलेरिया नहीं, प्लाज्मोडियम को पहुंचाता है। अब इसी प्लाज्मोडियम से क्या हो जाता है, हमें कौन सा रोग हो जाता है बेटा, मलेरिया रोग होता है। तो इसे लेके कौन जाता है, मादा एनाफिलीज। मतलब मादा एनाफिलीज के काटने से नहीं होता है, क्योंकि मादा एनाफिलीज के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। जब प्लाज्मोडियम इनके शरीर के अंदर इंटर कराता है मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर, मादा एनाफिलीज के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। और यही मच्छर जब हमें काटता है तो यह प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज से हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ध्यान दीजिए बेटा, तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। पर मैंने कल क्वेश्चन कुछ और बताया था कि प्लाज्मोडियम जो होता है बेटा, यही मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम के कुल 4 प्रजाति होते बेटा, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है बेटा, 4। तो प्लाज्मोडियम की कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बेटा वो 4 प्रजातियां कौन कौन सी थी, तो मैंने कल आपको ये बताया था ना बेटा। तो 4 प्रजातियां हमारे प्लाज्मोडियम के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम बताया था। क्या बताया था बेटा, फेल्सीपेरम बताया था। अब आगे आप जानते हैं ना, प्लाज्मोडियम लगा देना है। फेल्सीप्रोनम बताया था, वायुवेले बताया था ना बेटा, ओएल। हाँ, बात नहीं करेंगे भैया, क्या बोला था, ओवेल।
ओवेल, ओवेल बताया था बच्चे, वाई एक्स बताया था बेटा, वाई एक्स बताया था, और चौथा मलेरियाई, मलेरियाई। ये सब के आगे क्या लगा रहेगा बेटा, प्लाज्मोडियम लगा रहेगा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम पेरम, और उसका प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई ना। और कल मैंने बताया था जो फेल्सीपेरम होता है ये सर्वाधिक खतरनाक होता है, सर्वाधिक क्या होता है, हानिकारक होता है ना। और जबकि वाईएक्स के बारे में बताया था इसकी मृत्यु दर बहुत तेज होती है, बड़ा जल्दी ही क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ बताया था जो फेल्सीपेरम होता है ये क्या करता है, 48 घंटे पे लगातार बुखार आता रहता है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब 2 दिन बीतेगा फिर तीसरे दिन क्या हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, फिर 2 दिन बीतेगा तीसरे दिन बुखार आ जाएगा। अब मैंने बताया था ये 48 घंटे पे होता है, बाकी और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी पूरा दे दिया था, वो एरी की क्या कितने घंटे बाद होता है, 48 घंटे, 72 घंटे, और मैंने सारी चीज जानकारी इसकी दे दिया था बेटा। अब इसके बाद हमने इसके आगे बता दिया था कि जो प्लाज्मोडियम होता है जीवन चक्र होता है, इसके बाद बताया था बेटा, दूसरी पॉइंट मैंने बताया था, क्या बताया था कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, क्या बच्चे, जीवन चक्र 2 चरण में संपन्न होता है ना, 2 चरण में संपन्न होता है। तो पहला बताया था बेटा, एक तो किसके अंदर होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर बेटा, और दूसरा मैंने आपको बताया था मनुष्य, क्या बताया था बच्चे, मनुष्य। तो ये अब कैसे ये रोग फैलता है, इनका जीवन चक्र क्या होता है, जरा ये समझिएगा। ये तो मैंने कल ही क्लास में आपको सारी पॉइंट जो मैंने आपको बताया हूँ भी, ये सारे पॉइंट मैंने कल ही पढ़ा दिया था जब रोग को पढ़ा रहा था ना। अच्छा, अब आप लोग एकदम भी सीरियस हो जाइए, अब बिल्कुल एग्जाम के लिए टाइम बचा नहीं है कि नहीं है, और मैं भी थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, और क्लास को थोड़ा सा क्या करते हैं, सिलसिली तरीके से कंटिन्यू क्या करते हैं, क्लास को गैप नहीं करते हैं और लगातार पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा, मुझे भी लग रहा है कि अब आप लोग को क्या करना है, सिलेबस जल्द से जल्द टचेबल करना है, और उसके साथ साथ क्या करना है, रिवीजन भी करना है। क्यों, क्योंकि अच्छा स्कोर करना है तो रिवीजन हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है बेटा, और हमें भी। तो दोनों लोग क्या करते हैं, मिल के मेहनत करते हैं और अपने एग्जाम को क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी दे दिए थे बच्चे। अब इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे, तो हेडिंग बनाइएगा, प्लाज्मोडियम का कालचक्र कैसे हमारे शरीर के अंदर चलता है बेटा, क्या इसकी प्रक्रिया होती है ना, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। चल बच्चे आइए समझिए, आइए यहाँ तक की तो बातें सबको क्लियर है बच्चे। चलिए बेटा, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आइए आगे हम लोग समझते हैं, हम डालेंगे हेडिंग प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। अब देखो प्यारे, ये प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है ना, होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट नंबर 1 क्या होता है, आप सभी जानते हो कि हमारे पास होता है मादा एनाफिलीज ना बेटा, मादा एनाफिलीज, क्या बच्चे, ये मच्छर है प्यारे। तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है ना, अब इसके अंदर ना, इसके लार में कुछ पाया जाता है, इसके लार में क्या पाया जाता है बेटा, स्पोरोजाइट्स, क्या पाया जाता है बेटा, इसके लार में स्पोरोजाइट्स पाया जाता है, क्या होता है, तो आप ध्यान देना, इसके सलाइवा में, इसके लार में स्पोरोजाइट पाया जाता है, इसके लार में क्या पाया जाता है बच्चे, स्पोरोजाइट। और जब यही मादा एनाफिलीज मच्छर जब किसी व्यक्ति को क्या करेगा बेटा, हाँ, अब ये कोई व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति को, ये क्या बच्चे, कोई ना कोई बेटा क्या है, व्यक्ति है, और जब इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को क्या करेगा, मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करेगा, काट लेगा ना, मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करेगा, इसे बच्चे काट लेगा। तो जब इसे काटेगा
तो जैसे काटेगा ना, तो इस व्यक्ति के रक्त में क्या चला जाएगा, स्पोरोजाइट चला जाएगा। क्या चला जाएगा बेटा, स्पोरोजाइट्स। ये जो स्पोरोजाइट मच्छर के लार्वा में था, तो जैसे किसी व्यक्ति को काटेगा, इस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, तो ध्यान देना है, व्यक्ति के अंदर अंदर स्पोरोजाइट, व्यक्ति के अंदर स्पोरोजाइट चला जाता है बेटा। तो ये क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इसे काटा, तो यह स्पोरोजाइट्स जो है, स्पेशली क्या बेटा, स्पोरोजाइट का गेम है। तो यह स्पोरोजाइट कहाँ चला जाएगा, किसी व्यक्ति के अंदर चला जाएगा। और जब यह स्पोरोजाइट किसी व्यक्ति के अंदर चला जाएगा, तो ये स्पोरोजाइट व्यक्ति के अंदर जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा, ये व्यक्ति के शरीर के किस अंग में जाएगा। तो बेटा ध्यान देना, स्पोरोजाइट जब अंदर चला जाता है, व्यक्ति के अंदर चला जाता है, तो यह यकृत में पहुंच जाता है ना, यकृत में पहुंचता है, यकृत में पहुंचता है। अब बेटा अब ये है कि जब ये यकृत में पहुंचता है, तो कुछ करता होगा ना। तो यकृत में पहुंचता है ना, तो ये ध्यान देना बेटा, यकृत में जैसे पहुंचता है, तो ये जाकर वहां पे क्या बना देता है, साइनोजोंट बना देता है। क्या बना देता है बेटा, ये जैसे ही यकृत में जाएगा, रक्त से ये बेटा क्या होगा, व्यक्ति के अंदर स्पोरोजाइट चला जाता है, और ये कहाँ पहुंच जाता है, यकृत में। अब यकृत में जब ये पहुंचता है, बात नहीं करेंगे, तब ये साइनोजोंट बनाता है। क्या होता है, साइजोंट। तो ध्यान देना बेटा, यकृत में पहुंचता है तथा यह साइजोंट में तब्दील हो जाता है। किसमें हो जाता है, तब्दील हो जाता है, मतलब बदल जाता है। किसमें चला जाएगा बेटा, तो ये शरीर में जब प्रवेश करेगा, तो व्यक्ति के अंदर स्पोरोजाइट चला जाता है, और यकृत में पहुंचता है, और ये क्या बना लेता है बच्चे, ये साइजोंट बना लेता है। यह साइजोंट जो बना है ना, ये यकृत में, ध्यान देना, आप लोग को पता है कि हमारे लीवर के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो समस्त ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ स्टोर होती है, यकृत के अंदर। समस्त ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ होती है, यकृत के अंदर। तो इसको क्या मिल जाएगा, ग्लाइकोजन मिल जाएगा। और यह ग्लाइकोजन की उपस्थिति में साइजोंट क्या करेगा, क्रिया करेगा, और क्रिया करके बहुविखंडन करेगा, और विखंडन करके क्या बना देगा, मीरोजोइट बना देगा, मीरोजोवट। क्या बना देगा बेटा, तो ये ध्यान देना, मीरोजोवट बना देगा। तो ये करेगा क्या, साइजोंट जो है अभी करेगा अगले स्टेप में, तो यह यकृत में उपस्थित ग्लाइकोजन, यह ध्यान देना, यह ग्लाइकोजन, यह यकृत में उपस्थित ग्लाइकोजन के कारण बहुविखंडन क्या करेगा बच्चा, ये ध्यान देना है, बहुविखंडन, मल्टीफ्यूजन। जब मल्टीफ्यूजन करेगा, तो मल्टीफ्यूजन ये करके क्या बना देगा, मीरोजोवट बना देगा। क्या बना देगा बेटा, विखंडन करके मीरोजोवट बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, मीरोजोवट। तो ध्यान देना, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ध्यान देना मेरी बात को। सबसे पहले क्या था बेटा, स्पोरोजाइट था। क्या था बच्चे, स्पोरोजाइट था। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था बच्चे, स्पोरोजाइट था। स्पोरोजाइट जब कहा जाता है, व्यक्ति के अंदर जाता है, तो ये किसमें चेंज हो जाता है बेटा, साइजोंट में। किसमें हो जाता है, साइजोंट में। और जब ये यकृत के अंदर क्या पाता है, ग्लाइकोजन। क्या पाता है बेटा, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन से ये क्या बनाता है बेटा, तो ध्यान देना, मीरोजोवट बना देगा। क्या बना देगा बच्चे, मीरोजोवट। अब यही मीरोजोवट फिर कहाँ चला जाएगा बेटा, तो ये मीरोजोवट व्यक्ति से ये किसमें चला जाएगा, तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है बच्चे, आरबीसी। क्या होता है बेटा, आरबीसी। और ये जो मीरोजोवट होता है, वो कहाँ चला जाएगा, आरबीसी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मीरोजोवट। तो जो मीरोजोवट बना है, वो कहाँ चला जाएगा, आप आरबीसी में। अब जानते हो आरबीसी में क्या पाया जाता है, ग्लोबोमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, आपको पता है आरबीसी में क्या पाया जाता है, ग्लोबोमिन। तो क्या करेगा, अब ये ग्लोबोमिन से क्रिया करके आकार को क्या करेगा, बढ़ा लेगा। और जब आकार को बढ़ा लेता है, तो इसे बोलते हैं क्रिप्टोमीरोजोइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमीरोजोइट। तो ध्यान देना बेटा, यह आरबीसी में उपस्थित ग्लोबोमिन से क्रिया करके क्या करेगा बेटा, ग्लोबोमिन से क्रिया करके
अपने आकार को क्या करेगा बच्चे, अपने आकार को बढ़ा लेता है। क्या करता है बच्चे, अपने आकार को बढ़ा लेता है, और जब अपने आकार को बढ़ा लेता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोमेरोजोइट। बढ़ा लेता है तब इसे क्रिप्टोमेरोजोइट, तब इसे क्या कहेंगे बच्चे, क्रिप्टोमेरोजोइट कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे, क्रिप्टोमेरोजोइट कहेंगे। और जब ये क्रिप्टोमेरोजोइट बना लेगा तो ये क्या करेगा, आरबीसी के अंदर अब अपना युग्मक बनाना चालू करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। फिर इसके बाद ये बच्चे क्या करेगा, ये ध्यान देना। इसके बाद अब इसके अंदर क्या होगा, इसके बाद ये ध्यान देना, यह आरबीसी के अंदर क्या करेगा, युग्मक बनाएगा। क्या करेगा, क्या बनाएगा, यह आरबीसी के अंदर युग्मक बनाता है। अब युग्मक बना के अपने अंदर क्या करेगा, रख लेगा। समझो मेरी बात को, अभी तक कोई समस्या नहीं है। हमने ये समझा कि जो मलेरिया होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर से कहा जाता है व्यक्ति के अंदर। तो व्यक्ति उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरोजाइट। अब ये स्पोरोजाइट जैसे व्यक्ति के अंदर जाता है तो ये पहुंच जाता है कहाँ, लीवर में। और लीवर में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, ग्लाइकोजन। और सॉरी, लीवर पहुंचता है, इससे क्या बोलते हैं, साइजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, साइजोन। और यही साइजोन लीवर के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन की उपस्थिति में बहुविखंडन करता है, मल्टीफ्यूजन करता है। और मल्टीफ्यूजन करके क्या बना देता है, मीरोजोइट बना देगा। अब यह मीरोजोइट फिर क्या करेगा, कहाँ चला जाएगा, आरबीसी में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, आरबीसी में। अब आरबीसी में पहुंचता है तो उसे क्या मिल जाता है, वहां पे ग्लोबुमिन। क्या मिल जाता है बच्चे, ग्लोबुमिन मिल जाता है। अब यह ग्लोबुमिन से क्रिया करके अपने आकार को क्या करेगा, बढ़ा लेता है। और जब बढ़ा लेता है तो इसको बोलते हैं बेटा क्रिप्टोमेरोजोइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमेरोजोइट। अब क्रिप्टोमेरोजोइट करेगा क्या, यह आरबीसी के अंदर युग्मक बनाता रहता है, अब बनाता रहेगा। अब यहाँ से होगा क्या, अब ये तुम्हारे शरीर के अंदर क्या बन गया है, क्रिप्टोमेरोजोइट बन गया। अब बेटा अगर दोबारा किसी व्यक्ति को क्या किया, मादा एनाफिलीज मच्छर काट लिया, मादा एनाफिलीज मच्छर काट लिया ना, तो ये तुरंत ही क्या करेगा, ये जो क्रिप्टोमेरोजोइट पहले से ही बना हुआ था, ये तुरंत कहाँ भेज देगा बेटा, ये ध्यान देना, वो अमाशय में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, अमाशय में चला जाएगा। और अमाशय में जब चला जाएगा तो ये निषेचित होकर स्पोरोजाइट बना देगा। क्या बना देगा बेटा, स्पोरोजाइट, जो डायरेक्ट लार्वा से मिल रहा था। और स्पोरोजाइट जैसे बना देगा तो ये करेगा क्या, ये स्पोरोजाइट किसमें तब्दील हो जाएगा, हीमोजोइट में। और हीमोजोइट क्या करेगा, मांसपेशियों को प्रेरित करने लगेगा। अब मांसपेशियों के अंदर क्या होगा, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, शरीर के अंदर ठंड लगना होगा। तक शरीर कांपती हुई ठंड लगे, मतलब कभी वाली ठंडी लगने लगेगी। और यही जब कभी ठंडी होने लगती है हम कहते हैं कौन सा रोग हो गया बच्चे, मलेरिया। तब बेटा होगा यहाँ से कहानी क्या होगी, अगले स्टेप में कहानी क्या चलेगी बेटा, कुछ इस तरीके से। यदि यदि दोबारा, यदि क्या होगा बच्चे, दोबारा मच्छर काटता है तो यह क्या होगा बेटा, क्रिप्टोमेरोजोइट अमाशय में चला जाता है और वहाँ स्पोरोजोइट बनाता है। अब बेटा क्या होगा, क्योंकि स्पोरोजोइट बनेगा तभी, क्योंकि जो स्टेप गया वो स्टेप काम करेगा तभी जाके मलेरिया रोग होगा। तब ये क्या बनाएगा, स्पोरोजोइट बनाएगा। स्पोरोजोइट होता है, यह स्पोरोजोइट क्या होगा बेटा, यह स्पोरोजोइट क्या करेगा, हीमोजोइट में बदल जाता है, जिससे क्या होगा बच्चे, जिससे मांसपेशियां प्रेरित होती हैं। इसीलिए ठंड के साथ
कपकपी होती है। क्या हमारा आपको ठंडी लगेगा और शरीर क्या रहेगा, कांपता रहेगा। समझ रहे हैं बच्चे? तो ध्यान देना, इस प्रकार से प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र चलता है। तो प्लाज्मोडियम सबसे पहले आप देखिए, आप याद करिए, दिमाग लगाइए। प्लाज्मोडियम सबसे पहले कहाँ जाएगा बेटा, व्यक्ति को काटेगा। तो व्यक्ति को काटेगा सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये ध्यान देना, कहाँ जाएगा बेटा, यकृत में। यकृत में जाएगा तो क्या बनाएगा, सोइजोइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोइजोइड। अब इस सोइजोइड को क्या मिल जाएगा, ग्लाइकोजन मिल जाएगा। और ग्लाइकोजन की उपस्थिति में क्या करेगा, बहुविखंडन करेगा। क्या करेगा बच्चे, बहुविखंडन करेगा। अब बहुविखंडन जब कर लेगा तो इससे ये क्या बना देगा बेटा, तो ये बना देगा मीरोजोइड। अब यही मीरोजोइड फिर कहाँ चला जाएगा, आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी के अंदर इसे क्या मिल जाएगा, तो इसे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भैया, ग्लोबुमिन। क्या मिल जाएगा बच्चे, ग्लोबुमिन मिल जाएगा। अब यह ग्लोबुमिन की उपस्थिति में अपने आकार को क्या करेगा, बड़ा कर लेगा। जब बड़ा कर लेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमीरोजोइड। क्या बोलते हैं बच्चे, क्रिप्टोमीरोजोइड। अब यह क्रिप्टोमीरो क्या करेगा, क्रिप्टोमीरोजोइड क्या करेगा, आरबीसी के अंदर युग्मक, अपने युग्मकों को क्या करेगा, बनाता रहेगा। अब इसकी संख्या लेटी शरीर के अंदर क्या हो गई, बढ़ गई है। और जब बढ़ी तो जैसे दोबारा मच्छर आपको काटा, तो अब ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी पहले से ही क्या हुआ, आपके शरीर के अंदर डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये डायरेक्ट क्रिप्टोमीरोजोइड अमाशय में पहुंचेगा और क्या करेगा, डायरेक्ट स्पोरोजोइड बना देगा। अब डायरेक्ट स्पोरोजोइड जिससे बना देगा तो ये मांसपेशी, ये स्पोरोजोइड किसमें तब्दील हो जाएगा, हीमोजोइड में। और हीमोजोइड क्या करेगा, शरीर के अंदर मांसपेशियों को प्रेरित करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, शरीर के अंदर क्या होगा, ठंड लगेगा, कपकपी महसूस होगा। और ये ठंड लगेगा, कपकपी महसूस होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये लक्षण होता है मलेरिया का। मलेरिया क्या होता है, लक्षण होता है। तो ठंड देख मतलब ठंडी के साथ क्या होगा, बुखार बड़ी तेजी से रहेगा। इसके लक्षण क्या बेटा, तो ठंड के साथ क्या होगा, तेज बुखार। तो ठंड के साथ अगर तेज बुखार आ रहा है बेटा, तो आप समझिए कौन सा रोग है, मलेरिया। तो क्या बताइए, मलेरिया बारे में समझ गए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मलेरिया रोग को स्पेशली से डायग्राम के माध्यम से दिया है। आप देखेंगे एनसीईआरटी का बुक अगर आपके पास कोई लाया है, हाँ समझ, इसको आप बेटा नोट डाउन कर लीजिए फट से, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ दीजिए बच्चे, देखिएगा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा, तो देखिए, अगर आपको इसमें दिखाई दे रहा है, कैमरे में दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए अब देखिए बेटा, यही देखिए क्या है, अब यहाँ से क्या होगा, मच्छर, मच्छर किधर दिखाई दे रहा भाई, कहीं दिखाई दिया, अंगुली के ऊपर। ये देखो बच्चे क्या हुआ, मच्छर यहाँ से क्या किया बेटा, काट लिया। और जब देखो मच्छर काटा, जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है, तब जीवाणु काटने के साथ साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। इसके अंदर क्या चलेगा बेटा, स्पोरोजोइट। और ये परजीवी रक्त द्वारा व्यक्ति के कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, यकृत पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, यकृत में। यकृत में उसे क्या मिल जाएगा, यकृत में हमने बताया ग्लाइकोजन मिल जाएगा। अपनी संख्या को बढ़ाता जाएगा। इसी तरीके से फिर ये देखिए, पूरे इसकी साइकिल को दिखाया गया कैसे कैसे ये पूरी साइकिल इसकी चलती है। यहाँ देखिए, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो एक बार में उसके अंदर क्या करेगा, ये प्रोसेस बनेगा यहाँ से यहाँ तक का। और जब दोबारा कटेगा तो उसके अंदर तुरंत क्या होगा, इंटेक्ट करना चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप इस एनसीईआरटी के पॉइंट को आप देखेंगे, तो इसीलिए मैं आपको हर एक पॉइंट को एनसीईआरटी बाय एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ बेटा, कि हर एक क्वेश्चन को देखेंगे आप मेरे पढ़ाने के बाद, आप एनसीईआरटी को बुक को जरूर अंडरलाइन करिए। क्योंकि अगर आपको आगे चल के भविष्य में आईआईटी, जेईई, नीट जैसे एग्जाम देने हैं, तो ये बुक भले से अपने आप में बड़ी पतली लग रही है, पर इसमें जान बहुत है। इसे सब पढ़ाने से पीछे भागते हैं। अब इसके अगर एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को सही तरीके से आपने सुव्यवस्थित रूप से पढ़ लिया, तो मान के चलिए 50 से 60% आपकी नीट की तैयारी हो चुकी है। फिर अगर आपका 11-12 बढ़िया हो गया है, तो बस इंटर में क्या करना है, इंटर के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे तो एग्जाम आपका नीट निकल जाएगा। पर यह है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाने के बाद मल्टी बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप लोग को लगता है कि हर विषय उतना ही सरल और उतना ही कठिन है। जिस चीज से आप जितना भागोगे वो भगाएगा। आपको बताऊं कि मैं अपनी मैक्सिमम क्लासेस इस समय क्या कर दिया हूँ, होल्ड डाउन डाल दिया हूँ, मैं रोक दिया हूँ। सिर्फ ओनली वन आपका क्लास मैं ले रहा हूँ और 1-2 क्लासेस और ले रहा हूँ। मैं ये क्लासेस इसलिए नहीं बंद किया क्योंकि आपका क्या है, एग्जाम है, नहीं तो मैं आपकी क्लासेस ये बंद कर देता। थोड़ी व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई थी, काम था, फिर भी आप लोग की क्लासेस चलेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे। अब मैं चाहता हूँ इस बोर्ड के एग्जाम में क्या हो, बेहतर रिजल्ट आए। अब बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए हमको भी मेहनत करना पड़ेगा बेटा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो चलो दोनों जब मेहनत करते हैं। तो ये बेटा कुछ और रोग देखते हैं फटाफट। अब आज रोगों को खत्म करके कहानी को क्या करते हैं बच्चे, आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक कि किसी कोई समस्या बच्चे, किसी बालक को नहीं समझ से आगे बढ़े तो समझ में आएगा ना कैसे घटना घटती है।
तो बेटा अगर मलेरिया रोग के बारे में आएगा ना तो इतना जानकारी आपको दे दिया हूँ कि उसमें 2 पेज आराम से लिख सकते हैं, 2-2.5 पेज। पहले मलेरिया रोग होता क्या है, फिर उसके बाद आपसे बताया कि इसके वाहक क्या होते हैं, फिर मतलब प्लाज्मोडियम के प्रकार क्या होते हैं, है कि नहीं है, फिर कैसे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, उपचार के लिए डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं ना, हमारे यहाँ क्लास में डॉक्टर भी हैं 1-2, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। चलिए आइए अगला डालेंगे बेटा एस्केरिस रोग। क्या डालेंगे बेटा, एस्केरिस रोग डालिए बच्चे। अब सभी लोग, क्या है बच्चे, एस्केरिस रोग। अब ये छोटे छोटे रोग है बेटा, इनको बहुत जल्दी हम लोग समझा लेंगे। एस्केरिस रोग, अब बच्चे जो एस्केरिस रोग है, अब इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है बेटा। तो सबसे पहली बात है, एस्केरिक रोग होता किससे बेटा, सबसे पहली बात बच्चे यही क्वेश्चन बनेगा ना, एस्केरिक रोग होता किससे है, एस्केरिस लुम्ब्रिको इट्स होता है। एस्केरिस क्या होता है बेटा, एस्केरिस, इसको बोलते हैं बेटा लुम्ब्रिको ओइड्स द्वारा होता है ना बच्चे। तो ध्यान देना, एस्केरिस किसका होता है, लुम्ब्रिको इट्स के द्वारा होता है ना, इसके द्वारा बेटा ये रोग होता है। और सब बेटा इसका वाहक क्या होता है बच्चे, ये कैसे हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, तो वाहक के लिए बेटा एक ही इसका बढ़िया तरीका है, क्या होता है, दूषित संक्रमित दूषित जल एवं भोजन ना, कह सकते हो दूषित जल एवं भोजन के कारण होता है बेटा, भोजन के कारण होता है। जैसे आप दूषित भोजन और दूषित जल का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको एस्केरिस रोग हो सकता है बेटा। इसका क्वेश्चन ये पूछ लेगा बेटा, प्रभावित अंग क्या है, इसमें प्रभावित अंग है, किसे प्रभावित करता है बेटा, प्रभावित अंग। तो प्रभावित अंग कौन होता है बेटा, तो ध्यान देना आपसे, छोटी आंत। कौन होता है बेटा, अच्छा छोटी आंत इंपॉर्टेंट बड़ा इसलिए हो जाता है बेटा कि आप जानते हो छोटी आंत में 75% भोजन का पाचन यही होता है कि नहीं, भोजन का पाचन। अगर आपसे पूछा जाए 75% भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, तो सारा प्रोसेस कहाँ होता है, छोटी आंत में। इसलिए कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप याद रख लीजिएगा कौन सा अंग प्रभावित होता है बेटा, छोटी आंत। अब इसके लक्षण क्या बेटा, तो लक्षण वही पेट दर्द करना, उल्टी, सिर दर्द करना, बुखार, पेशियों में पीड़ा, समझ रहे हैं, और आंतरिक रक्तस्राव होगा। तो अगर बेटा इसके लक्षण पूछ ले क्या होगा बच्चे, इसके लक्षण क्या होगा, तो ध्यान देना है, पेट दर्द करना, हाँ, ज्वर हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा बेटा, उल्टियां हो गया, और क्या क्या बच्चे, उल्टियां हो गया, आंतरिक रक्तस्राव, क्या होगा बच्चे, आंतरिक रक्तस्राव होगा। तो ये सभी बेटा इसके अंदर कह सकते हैं आंतरिक रक्तस्राव होगा। और पेशीय क्या होगा बेटा, पेशी पीड़ा, शरीर में थोड़ा सा ऐठन होगा, पेशियों में क्या होगा, पेशीय पीड़ा। तो ये सभी बेटा ध्यान देना, इस रोग क्या है बेटा, लक्षण है। तो इनके बारे में इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना है ना, क्योंकि इतना रोग पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, हजारों रोग हैं और हजारों रोग को पढ़ पाना, याद रख पाना बड़ा मुश्किल का काम है। तो वहीं पढ़िए जो हमारे रोग के लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है ना, हमारे एग्जाम के लिए। तो कौन कौन सा हो गया, किससे होता है बेटा, एस्केरिस, आप कह सकते हैं लुम्ब्रिकोइड्स के द्वारा होता है। वाहक का होता है, दूषित जल एवं भोजन के कारण होता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है, छोटी आंत होता है। और पेट दर्द, ज्वर, उल्टियां, आंतरिक रक्तस्राव, पेशी पीड़ा, ये सब इसके क्या बेटा, लक्षण है ना। हो गया भाई, देखिए कम समय में ज्यादा पढ़ाई करते हैं कि नहीं है। आप आपको बता रहा हूँ मैं, खुला मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैक्सिमम आजकल क्या हो रहा है यूट्यूब पे कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं सब बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कोई टीचर खराब पढ़ा रहा है, बेहतर पढ़ाते हैं। पर आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम आजकल क्या हो रहा है, जो टीचर हाईलाइटेड हो गए हैं या फिर जो बहुत फेमस टीचर हैं, वो करते क्या है, मैंने देखा है कई लोगों को, 1 घंटे की क्लास लेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट पढ़ा के पूरी क्लास खत्म, मतलब सारी क्लासेस बकवास में चली जा रही है। अच्छा, जहाँ बकवास हो रहा है वहाँ लड़के भी हैं, लड़के उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है ना कि उनको बकवास वाले ही टीचर पसंद है।
अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करेंगे, ये तो टीचर नकल मार के पढ़ाता है। अरे भाई, कौन टीचर नकल मार के पढ़ाता है? और नकल मार के पढ़ा रहे हैं तो कौन सा गलत कर दे रहे हैं? कम से कम गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना। हमको लगता है कि अगर आप देख के पढ़ा रहे हो वो अपराध नहीं है, बल्कि अपराध ये है कि अगर आप गलत पढ़ा दिए तो बल्कि अपराध है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपका नीट रुक गया, ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रुक गया, तो बहुत बड़ी समस्या है बेटा। तो हमको नहीं लगता कोई आपत्ति है। आप लोग देखिए, हमको सीधा सीधा मेरा एक ही फंडा, मुझे पढ़ाना है, आप लोग को पढ़ना है। अब जिसको अच्छा लगे वो पढ़े, जिसको अच्छा नहीं लगे वो ना पढ़े। मैं खुला बोलता हूँ, है कि नहीं? चलिए, तो ये बच्चे, तो हमने एस्केरिस रोग को समझ लिया। आप डालेंगे बेटा सलीपद रोग। क्या डालेंगे? सलीपद। पहला रोग बेटा सलीपद। इसी को जानते हो क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग का नाम सुना है आपने ना? फाइलेरिया जानते ही नहीं जानते हैं? हाँ, फाइलेरिया बेटा हाथी पाँव। क्या बेटा कि मतलब जरूरी नहीं है कि हाथी पाँव ही हो, मतलब किसी भी अंग को ये फुला सकता है, शरीर का कोई भी हो सकता है। हाथ एक फूल जाए, पर मैक्सिमम ये चीजें प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? पैरों में। कहाँ दिखाई देता है? पैरों में। आइए बच्चे, आइए अगला रोग डालिएगा आप लोग सलीपद। सलीपद या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? फाइलेरिया। क्या बोलते हैं बच्चे? फाइलेरिया। अच्छा बेटा, इसी के नाम और है, इसी बोलते हैं ना अलीफैसिएसिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चे? अलीफैसिएसिस रोग। देखिए, नाम आप कुल जानते रहिए। क्यों? हमने पढ़ाया सलीपद, क्वेश्चन में आ गया फाइलेरिया, या क्या आ गया बेटा? एलीफैसिएसिस रोग। बताइए, तो आपको पता ही नहीं कि ये तीनों रोग का मतलब ही एक ही है, तो समस्या क्या होंगी बच्चे? उत्पन्न हो जाएगी। तो ध्यान देना बच्चे, इसलिए याद रखिएगा इसका तीनों नाम बेटा। क्या याद करेंगे? तीनों नाम। आइए, अब इस रोग में विशेषता क्या बेटा? सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे ना, यह रोग किससे होता है बेटा? तो ध्यान देना है, बुचेरिया। किससे होता है बेटा? बुचेरिया, जिसको बोलते हैं बर्नक्रॉफ्टी। क्या बोलते हैं बेटा? तो ध्यान देना किससे होता है? ये होता है बुचेरिया। अब बुचेरिया को ही क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं बर्नक्रिप्टो। क्या बोलते हैं बेटा? बेनक्रिप्टो। बेनक्रिप्टो। तो ध्यान देना, बुचेरिया से होता है। तो सबसे पहली बात पॉइंट यही बेटा कि यह रोग किससे होता है? तो बुचेरिया या बेनक्रिप्टो से होता है बेटा। दूसरी बात आपसे क्वेश्चन पूछ लिएगा, इसका वाहक कौन होता है बेटा? इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक सभी जगह देख रहे हैं, मादा मच्छर ही बदनाम है। बेचारे मेल मच्छर बहुत सीधा है, निहायती सीधा है। अब आपने देखा था ना मलेरिया, उसमें भी मादा एनाफिलीज। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये भी हो रहा है। तो किससे हो रहा है? मादे मच्छर से हो रहा है। और कौन सा मच्छर बेटा? इसका नाम है मादा मच्छर, जिसका नाम क्यूलिकस। क्या नाम है? क्यूलिकस। तो ध्यान देना, मादा मच्छर क्यूलिकस, इसका नाम बेटा मादा मच्छर क्यूलिकस। तो यही क्यूलिकस के काटने से हो जाता है हमको, समझ रहे हैं? अच्छा, एक पॉइंट और याद करें बेटा, देखो मच्छर के मामले में थोड़ा सा एक बात बता रहा हूँ आपको। अगर पूछे बेटा मलेरिया वाहक, रोग का वाहक की बात करेंगे बेटा, रोग का वाहक, तो वाहक की बात करेंगे बच्चे, तो कौन कौन किसका वाहक है? तो याद कर लीजिए बेटा, अगर मलेरिया का पूछेंगे तो कौन सा वाहक है बेटा? मलेरिया का। तो मलेरिया के लिए आप याद कर लीजिए किसको है? मादा एनाफिलीज है, एनाफिलीज है। कौन है बेटा? मादा एनाफिलीज है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर इसके लिए सलीपद के लिए कौन हो गया बेटा? सलीपद के लिए कौन हो गया? तो आप लोग को मालूम है, मादा क्यूलिकस है। कौन है बच्चे? क्यूलिकस है। अगर आपसे मैं कहूँ यहीं पर किसके लिए? डेंगू के लिए, डेंगू के लिए कौन सा मच्छर है वाहक? तो डेंगू के लिए कौन है बेटा? एंडीज। कौन है बेटा? एंडीज मच्छर। एंडीज मच्छर कौन करता है? डेंगू होता है। वहीं पूछे बेटा निद्रा रोग, निद्रा रोग, तो कौन कौन है बेटा? सीसी मक्खी ना। तो ये समझिएगा, इन सभी काटनों से अगर मादा एनाफिलीज काटता है तो कौन सा रोग होगा? मलेरिया। अगर मादा क्यूलिस काटता है तो कौन होगा? सलीपद या फाइलेरिया। अगर एंडीज काटता है तो क्या होगा बच्चे? डेंगू। अब अगर सीसी मक्खी काटता है तो क्या होगा बेटा? निद्रा रोग। तो इन सभी के काटने से होता है, पर इसके अंदर कोई ना कोई चीज पाया जाता है जो क्या करेगा, वो बॉडी के अंदर क्या करता है बच्चे? पहुंचा देता है। इस पॉइंट को यही याद रख लीजिएगा। हो सकता है बहुविकल्पी क्वेश्चन बन जाए, तो याद रखिएगा। हो सकता है मिलान के लिए एक तरफ क्या कर दे? वाहक लिख दे, एक तरफ क्या लिख दे बेटा? और मच्छर लिख दे। अब रोग लिख, एक तरफ वाहक मच्छर लिख दे, एक तरफ क्या लिख दे बेटा? रोग लिख दिए। अब कहे मिलान करिए,
कौन के मच्छर से काटने से कौन सा रोग होता है? समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। दूसरी बात बेटा, अगर पूछे कौन सा प्रभावित अंग इसका क्या होता है बेटा, इसके वाली अगर बात करेंगे बेटा, तो कौन सा अगर पूछ लिया जाए, इसके अगर पूछा जाए कि कौन सा अंग होगा बेटा, तो ध्यान देना प्रभावित अंग कौन से होंगे, प्रभावित अंग। तो ध्यान दें बेटा, इसका प्रभावित अंग कौन होता है बेटा, लसिका। क्या होता है? लसिका या लसिका ग्रंथि। कौन सा होगा बेटा? तो ध्यान देना है, लसिका या लसिका ग्रंथि होती है। इसमें समस्या लक्षण क्या होता है बेटा, इसका सबसे बड़ी बात होता है कि लक्षण। तो लक्षण की बात करेंगे बेटा तो इंपॉर्टेंट है। एक तो बेटा क्या आएगा, बुखार। क्या आएगा बच्चे? बुखार। और दूसरा लक्षण आएगा शरीर का कोई भी भाग फूल जाता है। क्या होता है बेटा? फूल जाता है। तो शरीर का कोई भी भाग क्या करेगा बच्चे, इसमें फूल जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, किसी कोई समस्या, किसी बच्चे को कोई समस्या है यहाँ तक? तो समझ पाए आप लोग? तो अगर पूछे सलीपद या फाइलेरिया रोग किससे होता है बच्चे, चलो बताओ। किससे होता है? बुचेरिया से। किससे होता है बेटा? बुचेरिया से। वह कौन होता है? मादा मच्छर यूकेलिकेस। प्रभावित अंग कौन होता है? लसिका या लसिका ग्रंथि। लक्षण इसके क्या होंगे बेटा? बुखार होंगे। शरीर के अंदर कोई भी अंग क्या हो जाता है, भाग फूल सकता है ना, जैसे पैर सूज सकता है, हाथ सूज सकता है। तो कोई भी अंग क्या होगा बेटा, प्रभावित होगा। लगभग हम लोग लगता है 15-16-20 रोग, तो 15-20 रोग तो पढ़ ही चुके होंगे भर में, हाँ कि नहीं पढ़ लिए हैं? तभी तुमको लगता है 10 तो डाक ही गए होंगे, इतना तो गारंटी है। भाई शुरुआत में ही मैंने कितना रोग बता दिया था आपको। पापा प्रोटोजोआ से, हाँ जीवाणु से 10-11 रोग तो उसी दिन पढ़ा, आराम से डाके हैं भाई। जीवाणु से होने वाले कम से कम 10-11 रोग बताया था मैंने। टिंकू की सीटी पटाखा बनी है। हाँ अरे भाई, डिटेलिंग तो हम लोग देखेंगे तो 10-12 रोग डिटेल पढ़े हैं, बाकी ऐसे तो मैंने बहुत सारे रोग पढ़े हैं बेटा। आइए चलो बच्चे आगे बढ़े जाए। यहाँ तक हो गया बात? चलिए बेटा एक और रोग डाल दीजिए बेटा, आप डाल दीजिए बेटा अगला रोग डालिए, दाद या रिंग वर्म। दाद, इसी को बोलते बेटा रिंग वर्म। क्या बोलते बच्चे इसी को? देखो बच्चे, सबसे बड़ी बात होती है कि जो दाद होता है वो किससे होता है, तो ये ध्यान देना बच्चे, ये रोग किससे होता है बच्चे, तो ध्यान देना है कवक के द्वारा होता है। कौन किसके द्वारा होता है बेटा? कवक के द्वारा होता है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कौन कौन सा कवक है बच्चे, तो ध्यान देना इसमें कवक का नाम लिखे, माइक्रोस्पोरम होता है बेटा, टाइकोफाइटान होता है, एपिडर्मोफाइटान होता है ना। तो अगर आपसे कहूं तो लिख लेंगे बेटा माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। एक तो बेटा माइक्रोस्पोरम हो गया, दूसरा कौन सा होगा बेटा, यहीं पर लिख लेंगे टाइकोफाइटान, टाइकोफाइटान। इसके अलावा बच्चे और लिख लेंगे, तीसरा कौन होता है, एपिडर्मोफाइटान। तीसरा होता है एपिडर्मोफाइटान। तो ये ऐसे कुछ हैं, जब ये चले जाएंगे हमारे शरीर के अंदर कवक, अगर ये माइक्रोस्पोरम या टाइकोफाइटान या एपिडर्मोफाइटान, अगर ये सभी कवक शरीर के अंदर पहुंचेंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा बेटा, तो आप ध्यान देना दाद। अब इसमें जानते हैं, इसमें रोग ग्रसित व्यक्ति के संपर्क, ध्यान देना अब फैलता कैसे है, तो कोई अगर इस रोग से दांत खाज किसी को हुआ है, अगर उसके कपड़े और उसके शरीर हमारे संपर्क में आते हैं तो यह रोग क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा ना। तो ध्यान देना है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क या उसके वस्तु के प्रयोग से फैलता है। तो अगर आपसे कहा जाए तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क या उस वस्तु के प्रयोग से क्या करता है बच्चे, यह रोग क्या हो जाता है बेटा, फैल जाता है। दूसरी बात ये इसमें होगा क्या, तो कह सकते हो शरीर के
किसी भी भाग में खुजली होता है बेटा। अगर शरीर में किसी भी भाग में क्या खुजली अगर हो रहा है तो ये क्या है बेटा, दाद है ना। आइए चलिए प्यारे, बताइए हो गया, किसी कोई समस्या इस रोगों में? अब आइए बेटा, हम लोग रोग तो पढ़ रहे हैं, चला हम लोग डालेंगे हेडिंग कि संक्रामक रोगों से बचाव क्या है। सभी रोग कि अगर हमको संक्रामक रोगों से बचना है तो क्या क्या उपाय हमारे पास है ना। हेडिंग बनाइएगा संक्रामक रोगों से बचाव। आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि संक्रामक रोगों के बचाव एवं रोकथाम या नियंत्रण। हो गया प्यारे? नेहा हो गया? नहीं हुआ? रीना थोड़ा हो गया तुम्हारा जी? चल आइए अब हेडिंग बनाइए बच्चे सभी लोग, संक्रामक रोगों से बचाव। संक्रामक रोगों से बचाव। अब देखिएगा, बाकी मैं इसके की पॉइंट बता दूंगा बेटा, उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिक इसमें ले लेंगे ना। जैसे सबसे पहली बात है बेटा, हमको सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता पर ध्यान। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो व्यक्तिगत रूप से जो भी व्यक्ति है, हम हो जाए आप हो कोई भी हो, एवरीवन, तो हमको अपने शरीर की साफ सफाई को ध्यान देना पड़ेगा। हमारे आसपास के जो वातावरण उन्हें साफ सफाई ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वातावरण हमारा आसपास का साफ रहेगा, हमारा कपड़ा साफ रहेगा, हमारा शरीर साफ रहेगा, कोई भी रोग हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटर नहीं करेगा ना। तो सबसे पहली बात बेटा क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको बताऊं, अब जैसे व्यक्तिगत रूप से जैसे अगर बताऊं, एक समस्या बहुत ज्यादा होता है बेटा महिलाओं में। अब महिलाओं में क्या होता है बच्चे, अगर बात करेंगे महिलाओं में क्या होता है बेटा, ऋतुस्राव होता है। क्या होता है बच्चे, ऋतुस्राव। अब बेटा ये जो ऋतुस्राव होता है, तो पहले समय जब तक जानकारी नहीं थी, तो ऋतुस्राव के समय पे, या इसे बोलते हैं महामारी, तो ऋतुस्राव के समय पे महिलाएं क्या करती थी बेटा, महिलाएं गंदे कपड़े का प्रयोग करते थे। गंदे कपड़े का प्रयोग होता था, तो इससे क्या होता था, बहुत सारे रोग फैलने की संभावना बनती थी। पर इसीलिए देखिए आगे चल के बहुत सारे इसके लिए देख रहे हैं, इसी के और प्रचार प्रसार के लिए अक्षय कुमार ने एक मूवी बनाई पैडमैन, है ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं ऋतुस्राव के समय भाई यहाँ पे हमको क्या स्वच्छता का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, स्वच्छता का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बच्चे ध्यान देना है तो क्या करना है कि अब व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा ना, कि क्या जरूरत है क्या नहीं है। हाँ, दूसरी बात बच्चे, अगर दूसरी बात कहेंगे बेटा तो इसके अलावा कर सकते हैं ना, जल स्वच्छता। जो आपके पास जल है, जो जिस जल का प्रयोग कर रहे हैं, जल का क्या करना पड़ेगा बेटा, जल स्वच्छता का ध्यान देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है बेटा, हमारे आसपास के जल कैसे हैं, प्रदूषित जल है, और उसी जल को हम क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। तो वह जल अगर प्रदूषित है तो हम भी तो प्रदूषित हो जाएंगे। तो जल को क्या रखना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा। जैसे आप जल अगर ज्यादा बीमार, देखिए अक्सर करके जब आप बुखार होता है, तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर क्या कहता है, पानी को उबाल के पीजिए। पर आप कहेंगे सर पानी को उबाल देते हैं सर, नो टेस्ट। यहाँ टेस्ट के चक्कर में पूरी दुनिया बर्बाद है। यहाँ देखिए कुछ हो जाइए, टेस्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। अब आजकल लड़कियां देख रहे हैं, लड़कियों का अच्छा बड़ा आजकल पसंदीदा चीज है स्पाइसी। मुझे बात चला स्पाइसी मतलब होता है तीखा, चटकार। अब सबको मसालेदार, मिर्च जिसमें ज्यादा है वो पसंद होता है। अब बताइए जब ज्यादा मिर्च खाएंगे, अब बताइए, अब आजकल खाना अच्छा दिखे, सुंदर दिखे देखने में, आजकल का क्या कर रहे हैं बेटा,
सब्जियों के अंदर क्या कर रहे हैं, लाल मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ पाउडर का प्रयोग कर रहे हैं। बताओ, पाउडर हो गया, लाल मिर्च हो गया, केमिकल पदार्थ होती हैं। अभी शरीर के अंदर जाएंगे तो आपको लग रहा है फायदा पहुंचाएंगे, नुकसान छोड़ कुछ होने वाला नहीं है। अब बताइए, लगातार लाल मिर्च का प्रयोग कर लीजिए 1-2 महीना, जो पाउडर आता है, फिर वापस शरीर का पेशेंट हो जाएंगे, पायल्स की समस्या बन जाएगी तुरंत। पर हाँ, खाना दिखने में सुंदर लगना चाहिए, भले से खाने में घटिया हो, पर देखने में कैसा लगे, सुंदर लगे। तो समझ रहे हैं ना, तो कुछ विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा बच्चे। इसके अलावा ये हमने देखा, इसके अलावा बच्चे रोगवाहक पर विशेष ध्यान। अब रोगवाहक का मतलब क्या होगा बेटा, कि ऐसे कुछ जीव है ना, जिनको मैंने बताया था, जिससे क्या हो रहा है, रोग हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। जैसे मैंने बताया बेटा, जैसे हमारे पास ये क्या एग्जाम्पल में, मच्छर। अब बताओ बेटा, मच्छरों में अगर हम लोग जिसकी बात करेंगे, एनाफ्लिज की बात करेंगे, एनाफ्लिज की बात करिए, एंडीज की बात करिए, क्यूलिकस की बात करिए, सीसी मक्खी की बात करिए, ये तो मक्खी मान लीजिए, इन सभी की बात करिए। अगर इन सभी से अगर हमको सुरक्षा प्रदान नहीं होगा तो बताइए रोग फैलेगा ही नहीं रखेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर सभी मच्छर हैं बेटा तो क्या करेंगे, इन सभी से बचने के लिए रात को सोते समय किसका प्रयोग करिए आप लोग, मच्छरदानी का प्रयोग करिए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए। दरवाजों पर क्या करिए बेटा, दरवाजों एवं खिड़की पर क्या लगे बेटा, जाली लगवाइए, जाली लगवाएं। इससे क्या होगा, अगर जाली लगवा देंगे तो जो मच्छर होगा वो क्या होगा, एंटर नहीं होगा, कमरे में नहीं आएगा, तो काटेगा नहीं, तो चैन की नींद भी सोओगे और बीमार भी नहीं पड़ोगे। पर हम लोग हैं देखिए देसी आदमी, हम लोग हैं गांव के, ये मच्छर हमारा क्या उखाड़ लेगा रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू, हाँ? ये मच्छर अगर तेरे काट लेगा, तू बीमार पड़ जा रहा है, तो क्या गुंडा बनेगा। अब यहाँ दिखाएंगे क्या, हम गांव से बिलोंग करते हैं, बड़े मजबूत हैं, हम देसी दाना खाते हैं, तो शहर वाले भी देसी खाते हैं, यही गेहूं चावल वही तो खाते हैं, तो देसी ना कर ना, नहीं हो जाएगा विदेशी तुरंत। तो इसलिए सुरक्षा बहुत ही जरूरी है कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना ये मच्छर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और जब काटेगा तब बता देगा। अब यही डेंगू एंडीज से ही क्या होता है, बताओ भाई, डेंगू होता कि नहीं होता है। और यह डेंगू इस बार कितने लोगों को रिपोर्ट दिया, पहुंच गया चौबे घाट, हाँ, जस्ट इसके मतलब अगले साल वाले में जो बीत गया है, डेंगू से कितने लोग प्रभावित हुए। अब डेंगू सबसे बड़ी खतरनाक होती है, क्या होता है डेंगू रोग में, ये किससे होता है, एंडीज से होता है। और जब डेंगू रोग होता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है इसमें, WBC के अंदर सबसे बड़ी प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। अब बताइए, जब प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है तो WBC का ही पार्ट है क्या बेटा, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स करता क्या है, रक्त के थक्का को जमाता है। अब रक्त के थक्का को जमाता है कहाँ, शरीर के बाहर, कि शरीर के बाहर रक्त का थक्का ना मतलब जमा दे। जैसे चोट लग गया, जब चोट लग गया तो बाहर ब्लड अगर निकल रहा है तो यही क्या करेगा, यहीं पर प्लेटलेट्स आएगा। और प्लेटलेट्स जालीनुमा, इसके अंदर फाइब्रिनोजन का जाल पाया जाता है। तो सबसे पहले फाइब्रिनोजन आएगा, और फाइब्रिनोजन के ऊपर ग्लोबोमिन, एल्बोमिन, उसके बाद प्रोथामिन, ये सभी आके इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे विटामिन के। और जब जम जाएगा तो ब्लड का बहना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके साथ साथ इसी प्लेटलेट्स के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, इसका नाम है हिपैरिन। क्या पाया जाता है, हिपैरिन। और हिपैरिन क्या करता है कि भैया, अगर ये जो प्लेटलेट्स हैं ये रक्त को जमाता है, जो किसको मैं बोल रहा हूँ बेटा, प्लेटलेट्स बोल रहा हूँ ना, प्लेटलेट्स की संख्या जो बढ़ता है, अब इसके अंदर क्या करेगा, तो क्या करेगा बेटा, रक्त को जमाएगा। पर बेटा ये रक्त को शरीर के अंदर भी तो जमा देगा, तो शरीर के अंदर रक्त को ना जमा पाए इसलिए उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो उसके अंदर हिपैरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। और हिपैरिन क्या करता है कि रक्त शरीर के अंदर क्या हो, न जम पाए। हिपैरिन क्या करता है, रक्त शरीर के अंदर क्या हो, न जम पाए। और जैसे ही डेंगू होता है तो डेंगू प्लेटलेट्स की संख्या बड़ी तेजी से क्या होती है, घटती है। और जब घटती है तो हिपैरिन की मात्रा भी हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है, कम। और जब हिपैरिन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम हो जाएगा तो वो शरीर के अंदर ही ब्लड क्या होगा, जमना चालू हो जाएगा। अब जरा सोचिएगा, यह ब्लड अगर कहीं जहां से हृदय से नसें निकली हुई हैं, हमारे पास धमनी है ना, धमनी, और कहीं धमनी में जम गया, सीरम जम गया, तो ना ब्लड इधर से उधर जाएगा, ना इधर से उधर जाएगा, आएगा हार्ट अटैक चले गए। कहीं शरीर अगर मस्तिष्क में जम गया तो ब्रेन हेमरेज हो गया। तो समझ कितनी खतरनाक रोग है ना। और इसके चक्कर में कितने लोग निपुर गए इस बार,
मतलब इसके जस्ट पहले वाले में, समझ रहे हो ना। तो बताइए भैया, आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। क्या करना है, मच्छरदानी लगा के सोना है। अब मच्छरदानी नहीं तो बोरिया की मच्छरदानी बना लेना, है ना। चीनी वाला बोरिया जो होता है उसी बनवा के जाली जाली बना लेना। अरे बहुत सस्ता आता है। हाँ, मच्छरदानी लगा हुआ के सोइए, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब बेटा, ये सभी काम क्या करेंगे बेटा, करेंगे। इसके अलावा बेटा ध्यान देना है, वायु को भी क्या करना बेटा, शुद्ध रखना है। क्या करना बच्चे, वायु को क्या रखना बच्चे, वायु को शुद्ध रखना है, शुद्ध रखना है बेटा। अच्छा, अब अगर मान लो समस्याएं सभी हो गई हैं, अगर मान लो बीमारी हो ही गया है, तो तुरंत एंटीबायोटिक एवं औषधियां लें। अब कुछ लोग कहते हैं ऐसा छोटा छोटा बीमारी हमारा क्या उखाड़ लेगा रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू, है। अब औषधि नहीं लेते हैं, शरीर मेरा फिट है भाई, नो प्रॉब्लम। पर जब धीरे 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 लपेटे में ले लेगा ना, ए भैया बच गई हो, नहीं दिया चला गा रहे, समझ रहे हैं। तो समस्या हो रही है तो दवाएं लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो ये सभी बेटा क्या हमारे पास है, उपाय हैं, आप संक्रामक रोगों को रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर लिखने की पारी आएगा बेटा तो आराम से लिख लेंगे। व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता, हाँ, जल की स्वच्छता, रोग वाहक पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मच्छरदानी का प्रयोग करिए, दरवाजे एवं खिड़कियों पर क्या लगी, जाली लगवाइए। हाँ, वायु को शुद्ध रखिए। अगर बीमारी हो ही गई है तो दवा लीजिए। और नहीं, हमारा तो जानते हैं ना, सुबह मैं 6 बजे से देखता हूँ 8 बजे तक पेशेंट को, फिर हमसे मिलिए, ठीक है। चलिए, अब ये बेटा, तो ये तो हो गया, हमने रोगों को क्या कर लिया बेटा, समझ लिया। तो इसका जो इस चैप्टर का फर्स्ट फैसिट था उसे हमने क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया ना। उसे क्या कर लिया बच्चे, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे। तो पर सोच रहे हैं प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, कल ही पढ़ाते हैं ना। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं बच्चे, कल ही आपको क्या करेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। पर बेटा इसके पहले एक बात समझिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ तो वैसे बताइए प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ, बताइए बच्चे, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है बेटा। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसी क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कौन काम करता है, WBC। अब WBC आपने कहा पढ़ा था 11th में। अब यहाँ पे उसका करेंगे अनुप्रयोग। और हमने आपको WBC इतना डिटेल 10 में ही पढ़ा दिया था। अगर 11th में नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 10 का याद हो थोड़ा बहुत तो, है नहीं है। तो आइए बच्चे थोड़े से, अच्छा लास्ट में पॉइंट और देख लेते हैं। कवक से होने वाले रोग, प्रतिरक्षा तंत्र को स्टार्ट करेंगे कल ना। अभी हम लोग के पास 5 मिनट समय है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कवक से होने वाले रोग, कौन कौन से कवक से रोग होते हैं बेटा। रेडी में नहीं बच्चे, कवक से होने वाले रोग, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं बच्चे, आप लोग इसको भी जान लीजिएगा। तो देखिएगा, जैसे बेटा आपको बताऊं, एथलीट रोग, एथलीट जो वाला होता है, एथलीट, देखो बेटा एथलीट रोग हो गया। इसके अलावा जानते हो खाज हो गया, दाद हो गया, गंजापन हो गया ना, खाज, दाद, अरे खजुली भाई, दाद, और सबसे बड़ी इसमें चल रहा है गंजापन। तो जो पूछा जा सकता है बड़ा भाई क्या किया जा सकता है, आजकल गंजापन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, आजकल लोग गंजे हो रहे हैं। इसके लिए आजकल देखते हो ना, आजकल बहुत प्रचार आता है, ट्राया, आइए हेयर प्लांट कराइए। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है कि नहीं है। लोगों के बाल खत्म हो चुके हैं, अब अच्छे दिखने के लिए बाल लगवा रहे हैं, अच्छा खासा कमाई हो रहा है। तो आप लोग, हमको लगता है भविष्य में हेयर प्लांट के डॉक्टर बनिए, क्योंकि ये समस्या आगे चल के बहुत ज्यादा आने वाली है, और खास करके लड़कियों में भी आने वाली है। अभी तो लड़के परेशान हैं, लड़कियों में आने वाली है, तो कमाई बढ़िया है। समझ लीजिए 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 रुपया एक लोगों को मिलता है, और कहीं सेलिब्रिटी को पकड़ लिए तो 5-5, 10-10 लाख रुपया मिलेगा, और टकला होना चाहिए बेटा। तो देखो ध्यान देना, अगर बात नहीं बेटा, अब कैसे लगेंगे आप फील कर लीजिएगा। चलिए बेटा, तो थोड़ा सा ये भी लिख लीजिए। देखो बेटा, ये किससे होता है, ये वाला रोग किससे होता है बेटा, हाइकोफाइटोन से, हाइकोफाइटन से होता है बेटा। अगर पूछे खाज किससे होता है, तो खाज के लिए मैंने आपको बता दिया बेटा, खाज एस्केबिस होता है। क्या होता है, एस्केबिस, एकेरेस एस्केबिज,
एस्केबिज। और उसके बाद दांत बेटा अगर आपसे पूछा जाए किसे होता है, अभी बताया था ट्राइकोफाइटन, क्या बताया था बच्चे, ट्राइकोफाइटन। इसके अलावा बच्चे अगर गंजापन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीनिया कैप्रिस, टीनिया, हाँ ये रोग पूछा जा सकता है ना भैया। अब कुछ यहाँ देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ बच्चे भी टोपी निकाल के चेक करें अपना बाल, कहीं गया तो नहीं है। हाँ जाएगा। तो ये मुख्यतः किसमें होता है बेटा, मानव में। किसमें होता है बच्चे, तो मानव रोग होता है। और किसके कारण होता है बच्चे, कवक के कारण। एथलीट रोग हो गया बेटा, खाज हो गया, दाद हो गया, गंजापन, सभी रोग किससे होता है, कवक से होता है। इसके अलावा बेटा ध्यान देना, अनाजों में भी कुछ रोग होते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अनाजों से लेकर, तो बेटा अगर पूछा जाए कवक से अनाज में होने वाले रोग क्या देखेंगे बच्चे, अगर कवक से अनाज में होने वाले रोग बच्चे, तो कवक से अगर देखेंगे तो कैसे, गेहूं पूछ ले बेटा, गेहूं हो गया, धान हो गया, आलू हो गया, मूंगफली, गन्ना, सेब, बाजरा, मक्का, सभी देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे बच्चे, तो गेहूं हो गया बेटा, गेहूं हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, आलू हो गया, मूंगफली हो गया बेटा, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, सेब हो गया, सेब हो गया। इसके बाद बेटा बाजरा हो गया, बाजरा हो गया, मक्का। तो इन सभी में भी बेटा कवक से रोग होता है। बेटा बात नहीं करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बात करेंगे तो आपके लिए भी समस्या होगा ना। तो ध्यान देना, इसको, इसमें क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं इसमें ढीला स्मरण, ढीला स्मरण, भूरा स्मरण, मतलब ना पाई जैसा पड़ जाना। धान में बताओ बेटा, आप लोग से मैं पूछता हूँ कि धान में बताओ कौन सा रोग होता है बेटा, ध्यान देना, धान बताओ, आप लोग से मैं पूछता हूँ कौन सा रोग होता है। इसमें देखो धान में सीधा सीधा बेटा जो देखते हो, धान में क्या पड़ जाता है, पाई हो जाता है ना, कि धान में ऐसा लगेगा कि धान तो है पर इसमें धान नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा पूरा उसके ऊपर से क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो कौन खा जाता है बेटा, कवक। इसके आलू में बेटा क्या होता है बच्चे, तो आलू में ध्यान देना बच्चे, याद कर लीजिएगा, ब्लैक हार्ट, काला दिल। देखेंगे ना आलूया ऊपर से बढ़िया देखने लगेगा, पर जब निचवा से काटेंगे तो कड़ा रहेगा, हम लोग काला रंग का हो जाएगा, खोखला टाइप रहेगा काला। तब ब्लैक हार्ट पूछे किस में होता है, तो आलू में होता है बेटा। अगर मूंगफली में अगर बेटा पूछे कौन सा, टीका रोग, आप देखेंगे ना मूंगफलिया को पूरा ना काला काला बिंदु रूप में हो जाएगा, और ऊपर से लगेगा इसमें दाना होगा, एक बार खोलेंगे ना ऊपर नीचे का दाना सब खत्म, समझ रहे हैं। तो ध्यान देना, अगर पूछा जाए मूंगफली में कौन सा रोग होता है, टीका रोग, आलू में कौन सा होता है, ब्लैक हार्ट, और इसमें धान में क्या होता है, पाई, गेहूं ढीला स्मरण, भूरा स्मरण, गन्ना में क्या होता है बेटा, गन्ना में याद कर लीजिए लाल सड़न, क्या होता है बेटा, सड़न रोग, क्या लिख लेंगे, सड़न रोग। आप देखते हैं ना इसमें बेटा कौन होगा, सड़न रोग, जो सेब सड़ जाते हैं मैक्सिमम, ये किसके कारण सड़ते हैं, इसी से। देखो गन्ना, जब आप गन्ना उन्ना तो चूहे हुए होंगे, तो गन्ना देखते हैं ना, तो बीचवा में कभी कभी किसी पोल का हिस्सा लाल टाइप का हो जाएगा, तो जो रेड रंग का हो जाता है ना, तो उसमें क्या होगा, मतलब उसमें कवक लग चुका है, वो गन्ना सही नहीं है, समझ रहे हो। पर हम लोग निहायती एकदम खराब आदमी है, छोड़ेंगे क्यों नहीं, इसमें तो और प्रोटीन है, क्योंकि रेड रंग का है भैया, वो रेड रंग का है, प्रोटीन नहीं है, उसमें कवक पहुंच गया है, और वही कवक अंदर पहुंच गया तो ढेर समस्या हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा। इसके बाद बेटा बाजरा में क्या था, करना लबर, क्या होगा बेटा, करना लबर। अगर ध्यान दें बेटा इसमें कौन सा होगा, करना लबर रोग होगा। अब इसमें क्या होगा बच्चे, हरित बाली, हरित बाली, समझ रहे हैं। जैसे मक्का जो होगा ना, ऊपर से देखिए एकदम हरा दिखाई देगा, दूर से लगेगा बढ़िया है, पर उसके अंदर सारा मतलब क्या होगा, जिसके अंदर जितने भी मक्का के दाना होंगे सब खा जाएंगे। तो याद रखिएगा बेटा, अगर कवक से होने वाले रोगों की बात करेंगे तो हमने देख लिया मानव कौन कौन सा होता है, एथली रोग, खाज, दाद, गंजापन, और गेहूं सारे रोग, ये सब अनाजों में कौन सा होते हैं, ये रोग। तो ये भी आप अपने अपने क्या करेंगे, जो नोट्स बुक पढ़ रहे हैं उसमें अपने नोट्स में इसको भी क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे, ठीक है। और कल हम लोग अब इस चैप्टर का जनन एवं स्वास्थ्य रोग जो पढ़ रहे थे, इसका फर्स्ट डायमेंशन हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन में क्या था, तो फर्स्ट डायमेंशन में हमको रोग पढ़ना था कि कौन कौन से रोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एनसीईआरटी में कौन कौन से रोग दिए हैं। तो हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे रोग पढ़ लिए भी, और बहुत सारे रोग आपको क्या किए बच्चे, अब बता दिए। अब दूसरा इसका फैसिट स्टार्ट होता है कि अगर कोई रोग प्रवेश कर रहा है, तो क्या हमारे शरीर में कोई लड़ने वाला है, आर्मी, अर्थात
हम दूसरा फैसिट अब कल से पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, और पता चलेगा कल कि माँ के दूध में कितना पावर होता है कि नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।